Hello aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter that is principle of inheritance and variations और उसके ऑलरेडी जो है 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है उन पाँचों लेक्चर्स को अटेंड कर लिए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो भी टॉपिक्स चल रहे थे इस चैप्टर के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जो भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो सारे के सारे आपने अटेंड कर लिए हैं। और आज का जो लेक्चर है वो 6th लेक्चर है और आज का ही लेक्चर लास्ट लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वगैरह को, म्यूटेशन वगैरह को समझा था। म्यूटेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करवाई थी कि म्यूटेशन क्या होता है और वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। म्यूटेशन का ही टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो नॉर्मल जो होता है ये हमारा कोडोन है। नॉर्मल कोडोन जो होता है वो 3 अमीनो एसिड जो है इसका पेयर होता है। इसमें जैसे ATG है, AZT है, CCA है, AGT है। तो ये हमारा क्या है, 3 मतलब एक कोडोन जो होता है वो 3 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। तो एक एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है। तो टोटल यहाँ पे 4 कोडोन है। अब इसके अंदर अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो होता है वो आके जुड़ जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ATG है, ऐसे सेम यहाँ पे ATG है, ATG की जगह ATG। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा G का, यहाँ पे CCA है, लेकिन CCA से पहले एक एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड है उसका अगर इंसर्शन यहाँ पे हो जा रहा है, दैट इज G का, जो हमारा G है उसका अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो जा रहा है। सम ऑफ द अननोन जो है, किसी अननोन के यहाँ पे इंसर्शन की वजह से इट लीड्स टू द चेंज इन द होल कोडोन। मतलब अगर हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं या फिर एक हम डिलीट भी कर देते हैं, एक का इंसर्शन या डिलीशन कुछ भी अगर होता है तो इसमें पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। पूरा फ्रेम उसके बाद, उसके पहले तो सेम रहेगा लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा फ्रेम अलग हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि म्यूटेशन हो गया है और यहाँ पे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आपको वर्ड से समझना होगा कि हमको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? ये वो तरह के केमिकल्स या वो एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करता है। अब म्यूटेशन कॉज करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है। कुछ जो है फिजिकल फैक्टर हो सकता है, कुछ केमिकल फैक्टर्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें म्यूटाजेंस कहलाती है। म्यूटाजेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि म्यूटाजेंस क्या कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो वो एजेंट होता है, वो केमिकल हो सकता है जो कि कॉज करता है म्यूटेशन को, ठीक है। ये कोई रेज हो सकती है, एक्स रेज, गामा रेज, UV रेज, या फिर कोई गैस हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, या कुछ केमिकल एजेंट हो सकता है। जैसे कि मस्टर्ड गैसेस की बात कर ले तो ये सारे म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमें मतलब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द पी डिग्री और उसके सिंबल्स के ऊपर। पी डिग्री जो होता है ये एक तरह का टेक्निक होता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सम डिजीजेस एंड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न वाया मेकिंग फैमिली ट्री। जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो पी डिग्री एक तरह का फैमिली ट्री होता है जिसके द्वारा जो है, जिस जरिए के द्वारा, जिस टेक्निक के द्वारा हम ये बता पाते हैं कि जो डिजीज़ है किसी भी पर्सन का, वो उसके जो मतलब वो कैसे, क्या वो इनहेरिट हो रहा है, मतलब क्या उसके जो पिछले जनरेशन्स थे या फिर आने वाले जो जनरेशन्स है उसके में वो डिजीज़ जा सकती है या वो नहीं जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जो है इसका पता लगाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है, यही पी डिग्री। पी डिग्री जो होता है और उसका सिंबल जो होता है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले सिंबल्स को हम याद रखते हैं कि अगर हमें सिर्फ स्क्वायर शेप दे रखा है तो वो मेल होता है, उसमें बीच में कलर नहीं होगा, पूरा खाली होगा। दूसरा होता है हमारे पास अगर राउंड है और वो खाली है तो वो होता है फीमेल, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, सिंबल याद रखना है आपको, ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, अगर हमें कोई सा भी दे रखा है, या तो स्क्वायर दे रखा है या फिर ये दे रखा है, उसके बीच में अगर कलर्ड पोर्शन दे रखा है तो हमें वो अफेक्टेड माना जाएगा, मतलब वो पर्सन अफेक्टेड है किसी ना किसी चीज़ से, कोई ना कोई डिजीज़ है उसको, ठीक है, अफेक्टेड है। इसके बाद जो है अगर मेल और फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन दे रखा है, इसका मतलब होता है उन दोनों के बीच में मैटिंग। इसके बाद जो है अगर 2 लाइन दे रखा है तो कंसैजिनस मैटिंग होता है। कंसैजिनस मैटिंग का मतलब होता है कि रिलेटिव्स जो होता है, मतलब रिलेटिव जो हमारे आसपास के होते हैं या घर में ही ऐसे इस तरह की जो मैटिंग होती है वो होती है कंसैजिनस मैटिंग, और यहाँ पे ये 2 लाइन ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास 6th है, दैट इज द सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये जो है दैट इज
डायमंड के शेप का ये होता है हमारे पास 6 अनस्पेसिफाइड। इसके बाद 7th जो है उसके अंदर में अगर जो भी जितने भी इंडिविजुअल लिखा रहेगा वो होगा 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे कलर्ड पोर्शन नहीं है, खाली है। उसके बीच में अगर कितना कोई नंबर दे रखा है इसका मतलब है कि उतना अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द टाइप ऑफ डिजीजेस। किस किस तरह की डिजीजेज होती हैं वो इस चैप्टर में हमें समझने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ डिजीज में 2 तरह की डिजीज हो सकती है, एक ऑटोसोमल हो सकता है और दूसरा सेक्स लिंक हो सकता है। ऑटोसोमल मैंने आपको क्रोमोजोम जब पढ़ाया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि ऑटोजोम्स होते हैं और कुछ सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो 2 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है और बाकी जो है बचा हुआ वो हमारा ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम जो होता है इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, कुछ डोमिनेंट डिजीज हो सकते हैं, कुछ रिसेसिव होगा, और ये ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी क्रोमोसोम होगा जो ऑटोसोम्स है उसमें भी कुछ डोमिनेंट वाला होता है, कुछ रिसेसिव, और कुछ ऐसा होगा जो कि एक्स लिंक यानी कि सेक्स लिंक होगा, जिसमें एक्स लिंक वाला कुछ होगा और कुछ वाई लिंक्ड वाला जो है यहाँ पे डिजीज देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंट वाला में जो हमारा मान लेते हैं कि कैपिटल ए हमारा जो है वो डोमिनेंट है, तो उसके लिए दोनों अगर कैपिटल में है तो वो डिजीज होगा, एक भी कैपिटल होगा तो डिजीज होगा, क्योंकि डोमिनेंट को ले रहे हैं यहाँ पे, और दोनों स्मॉल है तो नॉर्मल कंडीशन आएगा। ऑफ कोर्स रिसेसिव वाला में जो स्मॉल होगा वो डिजीज वाला होगा और बाकी दोनों जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक्स लिंक्ड वाला जो होता है उसमें डोमिनेंट का केस हमें देखना होगा, जो भी एक्स लिंक्ड में एक्स में जो भी डोमिनेंट होगा वो हमारा डिजीज्ड होगा और बाकी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और वाई लिंक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें मेल के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो है हम जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स में डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिजीजेज जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, मेंडल के हिसाब वाला जो डिसऑर्डर होगा, मेंडल जो डिसऑर्डर के बारे में बताए थे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, वो क्या होता है अभी हम देखते हैं। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। जो मेंडल का डिसऑर्डर होता है ये डिटरमाइंड होता है बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में या तो वो अल्टर हो जाता है या उसके अंदर म्यूटेशन हो जाने के कारण, मतलब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से जो भी अल्टरेशन आता है, जो भी चेंजेस आती है उसको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके अंदर ड्यू टू लैक और द एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाने की वजह मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, लेकिन क्रोमोसोम का डिसऑर्डर वो होता है जिसमें कि लैक या फिर एक्सेस हो जाता है क्रोमोसोम का, या तक कमी हो जाएगा या फिर क्रोमोसोम ज़्यादा नंबर में हमें देखने को मिलेगा। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ये कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली ट्री बाय द पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस मैंने आपको बताया है वो टेक्निक, उससे हम पता लगा सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है ये पता नहीं लगाया जा सकता है इससे। और यहाँ पे एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मतलब क्रोमोसोम में कुछ अलग सा बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एबनॉर्मली अरेंजमेंट हो सकता है क्रोमोसोम का। अब एबनॉर्मली में 2 कंडीशन आती है, एक होती है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक कंडीशन है मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि यहाँ पे 2n-1 का क्रोमोसोम का सेट देखने को मिलता है, नलीसोमी में 2n-2 हमें देखने को मिलता है, और ट्राइसोमी वो कंडीशन होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा यानी कि 2n+1 टाइप का हमें क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन होता है जिसमें कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है, पॉली हो गया है, पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी की नंबर बढ़ गई है, तो यहाँ पे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो इंक्रीज होगा, और ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के केस में। पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल जो होता है इसमें आता है हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। अब इसको हम अरेंज करते हैं कि कौन सा ऑटोसोमल है और कौन सा एक्स लिंक यानी कि सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, और एक्स लिंक जो होता है सेक्स लिंक उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है। और इस चार्ट को आपको याद रखना है, पूरा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कौन सा डोमिनेंट ऑटोसोमल, रिसेसिव ऑटोसोमल, डोमिनेंट एक्स लिंक और रिसेसिव एक्स लिंक होता है। तो ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, बस इतना याद रख लेंगे कि आपका पेडिग्री का सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा, और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो बन जाएगा। सिर्फ आपको डिजीजेज याद रखना है कि कौन सा डोमिनेंट ऑटोसोमल है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है उसको याद रखना आसान होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है इसमें डोमिनेंट अगर ऑटोसोमल पूछ रहा है तो उसमें एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो होता है उसकी कमी की वजह से होता है ये चीज़।
दूसरा ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है ये। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव जो है इसके अंदर आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसमें 4 एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा होता है थैलेसीमिया और उसके बाद आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से मैं इसको कवर करूंगी। और एक्स लिंक यानी कि सेक्स लिंक डोमिनेंट जो है उसके अंदर कोई भी डिजीज आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे। और एक्स लिंक रेसेसिव की बात कर ले तो इसमें 2 डिजीज आपको याद रखना है, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा होता है हीमोफीलिया। तो ये और ये आपको याद होना चाहिए। और डोमिनेंट में एक ही एग्जांपल है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिटेल में समझने के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, ये एक तरह का एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, यानी कि जो सेक्स लिंक होता है उसमें डिसऑर्डर है और उसमें भी उसके रिसेसिव वाले में डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोजोम पे किसी जीन्स का म्यूटेशन की वजह से हो सकता है जो ग्रीन और द रेड कोन जो होता है आई का वो अफेक्ट हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस वो कंडीशन होती है जिसमें कि म्यूटेशन हो जाती है इन द सर्टेन जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोजोम। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अल्टरेशन या म्यूटेशन होता है सिंगल जीन में। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती है उसके अंदर सर्टेन म्यूटेशन हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे रेड और ग्रीन जो कोन होती है आई की उसमें अफेक्ट होता है, उसमें अफेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये अफेक्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 8% मेल्स को अफेक्ट करता है और ओनली 0.4% फीमेल को अफेक्ट करता है। अब ये चीज़ हमें समझना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि 8% मेल को अफेक्ट कर रहा है और सिर्फ 0.4% फीमेल को क्यों अफेक्ट कर रहा है? देखो, क्योंकि जो मेल और फीमेल का जो हमारा एक्स टाइप का जो कैटेगरी है क्रोमोसोम का, वो मेल के अंदर क्या होता है, दैट इज एक्स और वाई प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात कर रहे हैं। और जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 एक्स हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें एक्स, तो फीमेल्स के अंदर जो है 2 एक्स क्रोमोसोम है। अब अगर उसमें एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है उसको अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट करने से क्या हो रहा है कि फीमेल के अंदर अगर अफेक्ट कर रहा है एक एक्स क्रोमोसोम को, तो मतलब एक प्लॉइडी को, तो उसके पास एक और जो है वो बच रहा है। लेकिन अगर मेल्स के अंदर अफेक्ट कर रहा है तो उसके पास क्या है, एक एक्स है एक वाई है। अगर उसके एक एक्स को जो है उसके अंदर अफेक्टेड, मतलब एक एक्स अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास तो एक्स बचेगा नहीं है। एक्स नहीं बचने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा अफेक्ट होगा, उसके अंदर ज़्यादा अफेक्ट वाला केस हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए 8% मेल जो है उसको अफेक्ट कर रहा है और ओनली 0.4% फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि इन मेल्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, दस इफ इट इज अफेक्टेड, अगर सिर्फ वो अफेक्ट होगा तो मेल विल बी कलर्ड ब्लाइंड हमें देखने को मिलेगा। दूसरा मेंडेलियन डिजीज है हमारे पास, दैट इज द हीमोफीलिया। ये भी एक तरह का एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्रोटीन विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोसेस जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व, मतलब वो प्रोसेस जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, वो सारे प्रोटीन्स, उसमें किसी एक सिंगल प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है कैस्केड प्रोसेस में, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, वो अफेक्ट होता है। इसलिए उसके अफेक्ट होने से क्या होगा कि एक सिंगल कट लगने की वजह से भी अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होगा, क्योंकि वो प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जा रही है उसकी वजह से। ये जो हेमोफीलिया है ये कंट्रोल होता है बाय द अलील्स कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, जहाँ पे एच जो होता है वो रिसेसिव होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है वही हेमोफीलिया के लिए, क्योंकि ये एक तरह का रिसेसिव डिसऑर्डर है। और यहाँ पे कैपिटल वाला जो होता है वो नॉर्मल रहेगा, उसमें से एक अगर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट है तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव है तो वो डिजीज वाला केस हमें देखने को मिलेगा। तीसरा डिसऑर्डर हमारे पास है, दैट इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया, और इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये एक तरह का इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके केस में कि लैक हो जाता है, कमी हो जाती है ऑफ एन एंजाइम फिनाइल अलानिन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक तरह का एंजाइम होता है जो कि फिनाइल अलानिन जो है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता रहता है। तो फिनाइल अलानिन जो हाइड्रोक्सिलेज है उसकी कमी हो जाने की वजह से क्या होती है कि फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये एक तरह का सिंगल जीन म्यूटेशन है और यहाँ पे फिनाइल एलानिन जो है उसकी कन्वर्जन नहीं होने की वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। एक्यूमुलेशन से क्या होगा कि बहुत सारे जो है फिनाइल के एलानिन के पायरुवेट बनने लगते हैं और पायरुवेट का एक्यूमुलेशन अगर हमारे ब्रेन और जो है मतलब ब्रेन में उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन वाला केस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नो कन्वर्जन ऑफ
phenylalanine into tyrosine lead to the formation of the phenyl pyruvate which is accumulated in brain and causes the mental retardation. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. इसके बाद फोर्थ डिजीज है दैट इज द थैलेसीमिया. और थैलेसीमिया जो होता है इसके केस में ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है अगेन एंड कैन बी ड्यू टू द म्यूटेशन और द डिलीशन. ये म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से हो सकता है एंड इट रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन. अल्फा और बीटा चेन की जो एक चेन होती है, मतलब एक जो ग्लोबिन चेन होती है जो कि विच फॉर्म द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसकी मतलब रिड्यूस हो जाती है उसकी सिंथेसिस. मतलब ग्लोबिन चेन जो होता है, अल्फा या फिर बीटा चेन जो होता है, उसकी सिंथेसिस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है. अल्फा थैलेसीमिया जो होता है इसको कंट्रोल करता है HbA1 एंड HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होता है. और बीटा थैलेसीमिया जो होता है ये कंट्रोल होता है बाय द HBB जीन जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. तो बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है बाय द HBB जीन जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. और अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल बाय HbA1 एंड HbA2 जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे. तो ये आपको याद होना चाहिए. इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला है दैट इज द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, और टोटल क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे 47 हो जाता है. 46 की जगह 47 हो जाता है क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बढ़ जाता है. ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, मतलब 2 होने की वजह यहाँ पे 3 हो जाता है. और डाउन सिंड्रोम जो है इसको डिस्क्राइब किए गए थे बाय द लैंगडोन डाउन इन 1866, जहाँ पे सारे ऑल द क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल था, बट क्रोमोसोम नंबर 20 जो है उसमें 3 कपल्स ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अफेक्टेड होता है. सिम्टम्स आपको याद होना चाहिए, इसका पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट स्टैचर्ड हो जाता है, राउंड स्मॉल राउंड फ्लैट मतलब चपटा जो है उसका राउंड हेड हो जाता है, और फरो टंग हो जाता है, टंग में फरो हो जाता है विद क्रीज, और पार्शली जो है आधा जो है लगभग वो खुला रहता है माउथ, और कंटिन्यूस उसके अंदर सलाइवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस सलाइवेशन उसमें देखने को मिलता है कंटिन्यूसली. और उसका जो पाम होता है हथेली वो ब्रॉड हो जाता है विद द कैरेक्टरिस्टिक डिजीज एंड फिजिकली मेंटली एंड साइकोमोटर हो जाता है विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी हमें उसके केस में देखने को मिलता है. दूसरा डिजीज है हमारे पास क्रोमोसोमल में ही दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और यहाँ पे 44+ XXY टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर अगेन 47 होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम देखने को मिलता है मेल्स के केस में एक एक्स्ट्रा ऐसे 44+ XY होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है मेल्स के केस में, लीड्स टू द ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है गायनोकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखने को मिलती है ओवरऑल. और मेल्स जो होता है यहाँ पे स्टेराइल हमें देखने को मिलता है और मेंटली रिटार्डेड होता है. नेक्स्ट और द लास्ट डिसऑर्डर दैट इज द टर्नर सिंड्रोम. और टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये 44+ XO टाइप का होता है जिसमें टोटल क्रोमोसोम का नंबर 45 होता है. एक क्रोमोसोम का संख्या कम हो गया है, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम इज लेसर इन फीमेल्स, और ये फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है. फीमेल्स हैव रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाती है, कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है, और फीमेल जो होती है यहाँ पे स्टेराइल हो जाती है बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये था यहाँ तक का हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कि 6 लेक्चर्स में हमारे ये पूरा कंप्लीट हुआ है. और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा. इसके बाद जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वो भी काफ़ी वास्ट चैप्टर है, तो आप उसको जो है उसको भी अटेंड करिएगा, और ये सारे लेक्चर्स जो है इसको भी अटेंड कर लीजिए जल्दी से जल्दी. और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू.